नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की पहली मैराथन में। और सबसे पहले दर्शन करते हैं बाबा विश्वनाथ के, प्रलय के देवता, और इनकी कृपा रही तो सीटेट में यहीं से आएगा। और इस अब की बार सीटेट पार का नारा जो चल रहा है अपना, उसमें सीटेट में अपन को अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। देखिए, बाल विकास हमने जैसा कि लिखा है, बाल विकास का संपूर्ण निचोड़। बाल विकास क्या होता है? बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है। ये दोस्तों, ये प्रारंभिक परिचय बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप सुन लें सिर्फ। हाँ, अब क्वेश्चन बनना है कि भाई जो बाल विकास होता है वो गर्भावस्था से परिपक्वता तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है? गर्भावस्था से परिपक्वता तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। शैशवावस्था का समय काल 0 से 5 होता है। गर्भावस्था का समय काल 9 माह या 9 माह 11 दिन या 280 दिन होता है। बाल्यावस्था का समय काल 6 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था का हमारा 12 से 18 वर्ष का होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है दोस्तों। बाल विकास बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक सिद्धांत है। और बाल विकास सर्वप्रथम जो बाल विकास को प्रभावित करने का श्रेय गया वह बर्क महोदय को गया। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय जॉन लॉक एवं थॉमस हॉब्स को जाता है दोस्तों। इसके आगे हम बात करते हैं, हम जैसे ही सिद्धांतों में पहुंचेंगे उन चीज़ों को समझेंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जा सकता है उसे हम बाल विकास कहते हैं। ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ से हटाते हैं। बाल विकास के तहत बालक बालिकाओं की क्रियाओं के व्यवहारों का अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है सर्वाधिक जॉन लॉक, थॉमस हॉब एवं आई जे रूसो ने दिया। जॉन लॉक के बारे में यहाँ से कथन रखिए कि बालक बालिकाओं की शिक्षण व्यवस्था पर सर्वाधिक बल किसने दिया? जॉन लॉक महोदय ने दिया दोस्तों। इसके बाद जॉन लॉक को बालक बालिकाओं के विकास के तहत टेबुलर रसा वह चीज होती है जिसके द्वारा हम बच्चे को क्या कहते हैं, कोरे कागज या कोरी स्लेट समझते हैं उसके मस्तिष्क को। जॉन लॉक के अनुसार इसने कहा था दोस्तों कि बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यही जॉन लॉक और बूनर भी कहते हैं कि बालक बालिकाएं किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। अब आई बात यहां से सुनिए, यहां से एक एक क्वेश्चन बनेगा। पहला ही क्वेश्चन, वंश क्रम का निर्धारण, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर इज फादर। पिता के यदि 23वें गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और गुणों के वाहक क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, जिन्हें पित्रैक कहते हैं। वर्णांधता या जो फीलिया होती है जन्मजात बीमारी होती है, और वर्णांधता के रोगी को हरे और लाल रंग में पहचान नहीं होती है। इसके आगे हम दोस्तों बात करते हैं, जो हीमोफीलिया है यह राजघराने की बीमारी कहते हैं। हीमोफीलिया को राजघराने की बीमारी कहते हैं। इसकी पहली ज्ञात वाहक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया हैं। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। जो आनुवांशिकी के जनक हुआ कौन है? हमारे मेंडल महोदय हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया विकासवाद का जनक लेमार्क को तथा सुजन शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? भाई फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। आगे की हम बात करते हैं, यदि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े को अलग हो जाए, यदि 21वें जोड़ा गुणसूत्र होता है या वह अलग ना हो, अगर अलग नहीं होता है तो उसमें डाउन सिंड्रोम की स्थिति आ जाती है। पिता के द्वारा एक अतिरिक्त गुणसूत्र यदि बालक के शिशु में हो जाए तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम बन जाता है। और यदि बालिका शिशु में एक्स मैंने क्लास के दौरान भी बताया था, यदि दूसरा एक्स मिला ही ना हो, एक्स शून्य हो गुणसूत्र का जोड़ा, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। ऐसी स्थिति में जो बालक होता है, जो बालिका शिशु होती है, उसमें महिलाओं के गुणों का अभाव हो जाता है। आगे चलते हैं, वंशानुक्रम के सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत महान ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्होंने इसके तहत 2 सूत्र भी बताए थे, सुप्त सूत्र और आगे देखते हैं, अर्जित गुणों के वितरण का नियम यह लेमार्क महोदय ने दिया था। जैव सांख्यिकी का नियम फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। अच्छा, यहाँ सूत्र बताने थे, सुप्त सूत्र और जागृत सूत्र 2 होते हैं दोस्तों, शायद मैंने एक ही बोला। वातावरण क्या? वातावरण वह कारक है जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और जबकि यहाँ तो वातावरण के संबंध में उत्तरजीवता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अर्जित गुणों के वितरण के सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्कवाद ने। नोट, वंशानुक्रम बीज है तो वातावरण उसको पोषण देने वाला होता है। यदि कोई बीज है दोस्तों, उसको वातावरण नहीं मिलेगा तो वह अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता है। अब आगे हम दोस्तों बात करते हैं कि पेपर में दोनों के प्रभाव जहां हो वहीं उत्तर टिक करना है। जहां पेपर में दोनों का प्रभाव दिखे दोस्तों, उसी उत्तर को टिक करना है। अधिगमकर्ता का विकास, अभिवृद्धि और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास को पढ़ना। विकास क्या है दोस्तों? देखते हैं, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, चाहे शरीर के आंतरिक हो या बाह्य हो, उसे हम विकास कहते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है। देखिए, व्यक्ति बना है,
इसमें संपूर्ण परिवर्तनों से संबंध है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन दोस्तों मात्रात्मक यह आंशिक रूप से होता है। कैसा होता है मात्रात्मक? आंशिक रूप से होता है। ये रचनात्मक और विनाशात्मक भी होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन पर्यंत, जन्म से, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है, और मृत्यु होने पर हमारा विनाश ही तो होता है। विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक होता है। यह मतलब ये तुम्हारी कहाँ वृद्धि हो रही है? विकास के लिए अभिवृद्धि आवश्यक है। मतलब हम कह सकते हैं जो अभिवृद्धि होती है वह आवश्यक है। प्रगतिशील परिवर्तन, क्रमिकता, उत्तरोत्तर परिवर्तन चलते रहते हैं। निश्चय लक्ष्य या निश्चित दिशा होती है इसकी। विकास से अधिक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, जैसे हम बोलते हैं मैच्योर हो गए भाई, अब तुम बड़े हो। प्रत्यक्ष रूप से मापन संभव नहीं है। भाई आपका हो रहा है विकास, आपके गुणों में हो रहा है विकास, कैसे नापेंगे? बुद्धि कितने किलो होती है बताइए आप? कितने किलो ज्ञान अर्जित किया, कितने किलो अनुभव आ गया, बताइए मैंने कितने किलो साइकोलॉजी सीख ली, मैं खुद से पूछ रहा हूं, बताइए। तो ये मापन संभव है ही नहीं। जैसे हम पूछा आप कितने वर्ष के हैं, तो आप कहेंगे मैं 19 वर्ष का हूं। एग्जैक्ट बताइए कितने दिन के हैं 19 वर्ष, कितने माह, कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने घंटे, कितनी घड़ी, नहीं बता पाएंगे ना। तो यही सब चीजें विकास में होती। व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को प्रकट होना, विकास की गति अलग अलग होती है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होता है, दोनों का गुणनफल होता है, ना कि योगफल। विकास पूर्व से अंश की ओर पूर्ण से अंश की ओर गमन करता है, अंश से पूर्व की ओर गति होती है। विकास लंबवत व सीधा ना होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। विकास दोस्तों कुछ ऐसे चलता है। अभिवृद्धि व विकास का एक भाग है शारीरिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन। शारीरिक पक्षों में, अच्छा ये अभिवृद्धि है दोस्तों, यहाँ अभिवृद्धि है, कट है पेज, ये अभिवृद्धि के गुण आ गए कि शारीरिक पक्षों में होने वाला परिवर्तन यह केवल बाह्य रूप होता है। आप कितने लंबे चौड़े, ऊंचाई, आप छोटे से पैदा हुए थे बच्चे की तरह, कितने बड़े हो गए आज, ये संकुचित अर्थ होता है। कुछ समय बाद यह रुक जाता है, 18 वर्ष के बाद आपकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगा। इसे मापा जा सकता है, आप कितने फीट के एग्जैक्ट बता सकते हैं। यह मात्रात्मक होता है, इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। आप बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर, जैसे हमारा खली हो गया, कई लोग होते हैं जो होते हैं शौकीन। अच्छा, विकास के आयाम क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक, संवेगात्मक और भाषात्मक विकास, यह विकास के आयाम होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक या बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास, संवेगात्मक व भावात्मक। अगला देखें, विकास को प्रभावित करने वाले कार्य वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, समाज होता है, जीवन में घटने वाली घटनाएं होती हैं, रोग होता है। अब पर्यावरण में क्या है भाई? जैसे हवा है, प्रकाश, कुछ भी होता है, वायु आपको गलत मिल रही, पर्यावरण प्रदूषण के कारण आपका विकास रुक सकता है। अच्छा, वर्ग महोदय की परिभाषा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म है पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था परिपक्वता तक होने वाली का अध्ययन किया। श्रीमती हरलॉग लिखती है, बाल विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को स्फुटित करती है। अगला देखते हैं फिलहाल परिभाषा जीन प्याजे, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। महान जीन व्यासे। अब हम विकास के नियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला है समान प्रतिमान का नियम। विकास में भेदभाव नहीं होता है, यह समान प्रतिमान पर आधारित होता है। अर्थात कि हम अमेरिका चले जाएं, वहां बच्चा पैदा होगा तो वो भी तो 9 माह के बाद ही होगा, तो क्या इंडिया में 10 माह में होगा? यहां भी 9 माह में होगा। विकास के समान प्रतिमान होते हैं। क्रमबद्धता का नियम या निश्चित श्रृंखला का नियम, ये क्रम के अनुसार ही विकास होता है। शैशवावस्था में सबसे ज्यादा विकास, भाई बच्चा पैदा हुआ, आप तुम कहो एक क्रम से अनुसार होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शेष शरीर छोटा होता है सिर की अपेक्षा, और आप बड़े हो गए तो आपके सर की अपेक्षा पैर देखो कितने भारी भारी हो गए। तो ये जो चीजें होती हैं दोस्तों, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो ये क्रमबद्ध रूप से निश्चित श्रृंखला के नियम में हमारा विकास चलता है। क्रमबद्ध होता है कि भाई कितने में होता है। आगे चलते हैं, देखो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, हालांकि इनको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए श्रीमती हरलॉग ने 4 बार कि आकार में परिवर्तन होगा, अनुपात में होगा, पुराने चिन्हों का लोप होगा और नए चिन्हों का उदय होगा। ये क्या होता है? विकास में होने वाले परिवर्तन हम आगे आपको चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, अभी पहले नियम समझ लेते हैं। परस्पर संबंध का नियम, विकास के चारों पक्ष होते हैं, विकास के चारों पक्ष होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। शारीरिक मानसिक में घनिष्ठ संबंध होता है। शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, ये पक्ष होते हैं चारों। आगे चलते हैं, सतत विकास व नियम की निरंतरता, मतलब जीवन पर्यंत से ये इसके प्रतिपादक हरलॉग महोदय हैं। देखो नाम भी लिख दिया मैंने, फिलहाल नाम इसलिए नहीं लिखे यहाँ क्योंकि सीटेट में नाम नहीं पूछेगा आपसे, उसका एप्लीकेशन पूछे, इसलिए एप्लीकेशन आप समझें। सतत विकास का नियम है, निरंतरता का नियम क्या कहता है? विकास जीवन पर्यंत चलता है।
विकास गर्भावस्था से लेके निषेचन की क्रिया के बाद जैसे भ्रूण बन जाता है वहां से विकास स्टार्ट होकर आपके मरघट तक जाते हैं। अगर निश्चित दिशा का नियम या मस्त बोधमुखी, विकास सिर से पैर की ओर ही होता है, इसे मस्तिष्क अधोमुखी कहते हैं, सिर पुंज का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला देखते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के ऊपर, इसके प्रवर्तक हरलॉक महोदय हैं। शिशु पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। पहले कोई आदमी नॉर्मल होता है, फिर स्पेसिफिक हो जाता है। पहले तो यार सभी बच्चे होते हैं, अब कोई नरेंद्र मोदी बन जाता है और कोई हमारे जैसा किसान ही रहता है। हम भी विशिष्टता लाएंगे कभी। अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जन्म से कोई भी बालक प्रतिभाशाली नहीं होता, ना ही कोई मंद होता, ना ही कोई प्रखर बुद्धि वाला होता है। बालक के ऊपर पड़ता है व्यक्तियों का प्रभाव। हो सकता है दो जुड़वा बच्चे भी एक से ना हो सकता है सगे भाई बहनों की बुद्धि एक ही ना हो, लिंग माफ कीजिए रंग रूप विचार सोचने की क्षमता आदि में विभिन्नता होती है। दो इंसान कभी एक से हो ही नहीं सकते। आप सोचें कि जैसे माता पिता है वैसे ही बच्चा हो जाए, नहीं हो सकता। दो इंसानों में, दो जुड़वा बच्चों में भी नहीं पाई जाती है समानता है। विकास की गति में विभिन्नता का नियम, भाई विभिन्नता का नियम इसलिए होता है, डगलस और हॉलैंड महोदय ने किया कि विकास की गति में विभिन्नता का नियम मतलब जरूरी नहीं है प्रत्येक बच्चे का विकास एक सा होगा। किसी का विकास तेज गति से होगा, किसी की लंबाई ज्यादा हो जाती है, किसी कम। हालांकि विकास में अवृद्धि नहीं है तो इसलिए मैंने लंबाई बोला, ये नहीं समझे आप। विकास में अवृद्धि, कोई भाई ज्यादा योग्य होता है, किसी के पास अनुभव हो जाता है, कोई पता चलता है कक्षा 3 में पढ़ रहा है वो 3 के बालकों को पढ़ाता है, इंटर में पढ़ रहा है इंटर के बच्चों को पढ़ाता है। ये डगलस और हॉलैंड महोदय ने कहा। अंतःक्रिया का नियम, बालक अंतःक्रिया से पहचानता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जो हमारा अस्तु महोदय का कथन है। तो अंतःक्रिया का नियम बालक अंतःक्रिया से ही पहचानता है। निकट से दूर का नियम, विकास केंद्र से सिर या पूंछ की ओर होता है। विकास केंद्र से पहले आदमी सेंटर है, केंद्र से सिर या पूंछ की ओर होता है, पहले पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा। चलें आगे देखते हैं। वर्तुलाकार का नियम बता ही चुके थे हम। वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का दिया। एकीकरण क्या होता है, शरीर के बाद एक एक अंक का कंट्रोल करना। पहले बच्चे देखते हैं आप कोई चीज उठाता है, बचपन में छोटा बच्चा होता पूरे घसोड़ के पूरे शरीर को ले जाएगा और गेंद उठाएगा, फिर धीरे धीरे उसे ज्ञान आता है भैया हमें कोई नहीं को तोड़ना, हाथ को तोड़ना, फिर उंगलियों से काम करना। तो पहले पूरे शरीर का कार्य करता है, एकीकरण होता है, फिर धीरे 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 अपने शरीर पर कंट्रोल करने लगता है और जिस अंग का उपयोग होता है उसी का करता है। जैसे इस समय मेरा उपयोग काय का, जीवा का है, मैं अपनी जीवा चला रहा हूं। अच्छा, भविष्यवाणी का सिद्धांत, इतने सब जानने के बाद कुछ दिख रहा है आप लोग, अच्छा दिखेगा उसके लिए आप टेंशन ना लें। भविष्यवाणी का जो सिद्धांत होता है ना, उसका पता किया जाता है भाई। भविष्यवाणी आप किसी बच्चे के, आप जानेंगे बच्चे के विकास को, आप जानेंगे बच्चे के वंशानुक्रम और वातावरण को, आप जानेंगे बच्चे के वर्तुलाकार नियम को, तो आप उसके बारे में कर सकते हैं भविष्यवाणी कि बच्चा कैसा बनेगा। और देखिए इस बच्चे को देखिए भाई, मासूम सा बच्चा है, ये बच्चा है, ये मेरा भांजा है। देखिए अब यही तो है, देखो इसका विकास हो रहा है भाई, देखिए कैसे खा रहा है चनों को है। चलें आगे हम बात करते हैं। तो भाई ये महाराज हैं हमारे, चलें आगे बात करते हैं। ये देखो इनको, ये युवा बैठा है, आप खाने वाले हैं। तो मैंने कहा, और ये शिशु और किशोर दोनों मिले हैं, इसलिए अवस्था बाल्यावस्था भी नहीं हुई। अच्छा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। संस्कृति प्रभावित करती है भाई। कहाँ की कैसी है संस्कृति? हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है भाई। यहाँ की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, तो हमारा भारतीय संस्कृति, अमेरिकन के लोग अलग होती है शिक्षा। हमारे यहाँ शिक्षा एक क्रमबद्ध तरीके से दी जाती है, हर जगह अलग अलग शिक्षा का होता है प्रचलन। जैसे कि पहले जमाने में गुरुकुल पद्धति थी, अब बाल केंद्रित शिक्षा है, पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। होता है विद्यालय का भी प्रभाव, विद्यालय में कैसा वातावरण है ये भी विकास को डिपेंड करेगा। शिक्षक कैसा है, मास्टर अच्छा हो गया पढ़ाने वाला तो बच्चे को सिखाएगा अच्छा ज्ञान, नहीं हुआ अच्छा पढ़ाने वाला तो नहीं सिखाएगा अच्छा ज्ञान। आगे हम देखते हैं लिंग भी प्रभावित करता है विकास को, बिल्कुल करता है। लिंग रूढ़वादिता हो जाती है, लिंग पूर्वाग्रह से हो जाते हैं। और इस चीज को अगर छोड़ दें तो हार्मोन्स वगैरह के हिसाब से भी विकास अलग अलग होता है। एक महिला का विकास, बालिका का विकास अलग होगा, बालक और पुरुष का विकास अलग होता है। दोस्तों आयु जरूरी नहीं है मेरी दाढ़ी मूछ आ गई छोटे बच्चे की आ जाए, जरूरी नहीं जो हार्मोन्स हम में आ गए। अब अच्छा, आप एक कक्षा मतलब आप 3-4 साल 5 साल की लड़की से मिलिए, आप 15-16 साल की लड़की से, आवाज में अंतर होगा। लड़के से मिलिए भाई, वो एटीट्यूड में अंतर होगा। अधिगम से भी होता है विकास, जिसका होगा अच्छा अधिगम वह सीखेगा बहुत अच्छी तरीके। पोषण कैसा मिल रहा है, खाने पीने को कैसा मिल रहा है, ये भी तो विकास पर है। वंशानुक्रम कैसा है, यदि उसके माता पिता अच्छी उच्च क्वालिटी के तो बच्चे में अच्छे गुण आए होंगे। वातावरण, अगर बच्चे को बार्सन महोदय का कथन याद कीजिए भाई, मतलब मैं तो बार्सन महोदय का फैन हूं, इतना बड़ा फैन हूं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा था आप मुझे एक शिशु लाके दे दो, जो कुछ कहोगे मैं वह बना दूंगा। तो वातावरण को तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। प्रजाति का भी पड़ता है भाई। बीमारी या चोट, अब आप कोई बच्चा हो गया पोलियो से ग्रस्त हो गया, उसे
सूखा रोग, तो निश्चित उसके विकास पर भी तो प्रभाव पड़ना है। हाँ देखिए, ये मैंने 4 परिवर्तन जो हरलॉग महोदया ने बताए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। विकास के 4 परिवर्तन क्या है? नवीन आकृतियों एवं आत्मों का जन्म होना, मतलब बालक में नवीन आकृतियां और आदतों का जन्म होगा। जैसे कि छोटे बच्चा था, उसके छोटे छोटे दांत टूट के गिर गए, नए दांत उखड़े। छोटा बच्चा अच्छा प्यारा सा लगता था, गुलाब के फूल की तरह लगता था, अब बड़ा हो गया तो बुरा लगने लगा। आदतों का नई जन्म पहले हुआ है, दूध अकेले में रहता था पर धीरे धीरे कुछ खाना सीखेगा, अब वो बर्गर चाउमीन भी खाने लगा। अच्छा, पुरानी आकृतियों का विलोप, पुराने दांत टूट गए, नए दांत उगाए। आदतों का विलोपन, पुरानी आदतें चली गई। पहले बच्चा घिसड़ घिसड़ के निकलता था, घुटनों के बल निकलता था, पकड़ पकड़ के निकलता था, अब छुट्टा दौड़ता है बिल्कुल है। अनुपात में परिवर्तन, पहले बच्चे के शरीर से बड़ा था सिर, लेकिन अब है सर छोटा शरीर बड़ा। अनुपात में हुआ है परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, आकार में तो सबके परिवर्तन होता है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं के सक्सेस चैनल पर आप देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, संख्या को ज्यादा जोड़े। और इसके बाद आपको पर्यावरण की क्लास मिलनी है और धमाकेदार कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है दोस्तों। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पर्यावरण से। हाँ, मानव विकास का 4 अवस्थाएं होती, गर्भाधान से लेकर जन्म तक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब गर्भाधान से लेकर जन्म तक देखते हैं भाई, इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। बीजावस्था पहले 2 सप्ताह वाली अवस्था होती है। भ्रूणावस्था 3 से 8वें सप्ताह तक, जब तक सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए तो मस्तोद्मुखी नियम कहते हैं। गर्भस्थ शिशु 9वें सप्ताह से जन्म तक के शिशु को क्या कहते हैं? गर्भस्थ शिशु कहते हैं। अच्छा, 9वां 11 दिन में होता है। माता पिता द्वारा लिया गया आहार, रोग और संक्रमण भी बालक को प्रभावित करते हैं। शैशवावस्था का समय काल 5 से 6 वर्ष होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला होती है शैशवावस्था। खोजने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल होती है शैशवावस्था। खिलौना टॉय एज होती है शैशवावस्था, लेकिन याद रखना ये प्रारंभिक बाल अवस्था होती है, पूर्व बाल अवस्था होती है। यह 3 वर्ष के बाद होगी खिलौनों की आयु, ठीक है। क्योंकि शैशवावस्था अगर दोस्तों आ जाए तो पहले याद रखना, शैशवावस्था की वास्तविक आयु 0 से 2 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है। लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं है तो आप 0 से 5 लगाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष के बाद कई मनोवैज्ञानिक इसको शिशु नहीं मानते हैं, बचपनावस्था बोलने लगते हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है, तो इसलिए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, टॉय एज। संस्कार निर्माण की अवस्था, ये भी पूर्व बाल्यावस्था में 3 वर्ष के बाद ही बालक संस्कार सीखता है। पहले बच्चा होता है शैशवावस्था में असामाजिक, उसे नहीं आते हैं समाज के एक भी गुण, कहीं भी वो कर देगा सुसु, ठीक है, कहीं भी कर देता है कुछ भी भाई, सभी लोग खड़े हो रोने लगता है, कुछ भी उसको समाज को ज्ञान नहीं है भाई। अतार्किक चिंतन की अवस्था, उसके चिंतन करने में कोई तर्क ही नहीं होता। ये सारी चीजें उत्तर वाली अवस्था 4 वर्ष के बाद ही पैदा होती हैं। प्रिय लगने वाली अवस्था, भाई सभी बच्चों को खिलाते हैं, अच्छा लगता है, आजा बेटा मैं खिलाऊंगा। निर्भरता या पराधीन की अवस्था, इसमें इस उम्र में बच्चा होता है निर्भर, पराधीन होता है, मतलब दूसरे भाई, उसने यदि उसको भूख लगी है तो कोई खाना खिलाएगा तभी तो खाएगा। वो अपने अपशिष्ट में बैठा है, जब तो उसे कोई शौच क्रिया नहीं कराएगा कैसे करेगा, बेचारा गंदगी में बैठा रहेगा। तो निर्भर और पराधीन होता है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड वाला होता है। अच्छा, मन का मौजी, विचरण करने की अवस्था होती है भाई, जो मन में आ जाएगा वही करेगा, भली पराधीन है लेकिन मन का मौजी है। और विद्यालय की आयु, मतलब पूर्व प्राथमिक विद्यालय में भेजने की, हाँ, प्राथमिक विद्यालय की तैयारी की अवस्था हो जाती है। विशेषताएं, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य का सर्वप्रथम विचार हेमिंगहर्स्ट ने दिया था। शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, और यहाँ पर जो मानसिक विकास होता है 90% हो जाता है। मूल प्रयोगात्मक व्यवहार भी करते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जानने की, आग को छुएगा ये। सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, अनुकरण के माध्यम से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। आप उसे सिखाइए, आप सिखाइए बेटा नोज कहाँ होती है, जैसे आप 3 वर्ष का बालक हो जाएगा नोज बताएगा आपको सब। दूसरे शिशुओं में रुचि, वह अपने ही समान दूसरे शिशुओं के साथ खेलने लगेगा। अनुकरण द्वारा सीखना, दोहराने की प्रवृत्ति, उसे आप कहेंगे बोलो बेटा पापा, तो कहेगा पापा मम्मा, तो ऐसे बुलाएगा ना कि नहीं बुलाएगा। अच्छा, LSRW का विकास होता है। लिसनिंग, पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। जैसे कि बच्चा पहले बोलेगा, लिसनिंग बोलता है, फिर सुनेगा तुम्हारी बात को। और रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। पढ़ेगा बच्चा, उससे कहेंगे पढ़ो अनार से, आम से, तो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, बालक होता है स्वार्थी तो हमने बता दिया, स्व केंद्रित होता है, अपने को उससे मर्जी है भाई, कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी होता रहे, तुम भूखे रहो, उसे खाना चाहिए, उसके मन में जो आएगा वही करेगा। संवेगों का करता है प्रदर्शन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेगा, रोएगा, मारेगा, पता चलता है गुस्से में कभी पापा को भी मार दिया, मम्मी को भी मार दिया, क्योंकि बच्चा होता है समय कैसा असामाजिक शैशवावस्था चल रही है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव,
बच्चा नहीं होता इस समय सामाजिक, उसे नहीं होता है नैतिकता का ज्ञान, असामाजिक होता है, वह समाज को जानता ही नहीं है, वह बाह्य वातावरण से जुड़ा ही नहीं होता है। काम प्रवृत्ति, ये महान सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति कहा था। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका सिद्धांत आए तो मैं इसका सिद्धांत भी लेके आऊंगा। काम प्रवृत्ति सिर्फ एक ही ऐसा मनोवैज्ञानिक होया है फ्राइड, जिसने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है और 5 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। शारीरिक विकास में तीव्र गति होती है, अब बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है। निर्माणकारी काल, यही वो काल होता है जब बच्चे का होता है निर्माण, पता चलता है बच्चा आगे करेगा क्या भविष्य में। 6 से 12 वर्ष, 12 वर्ष का बालक आराम से 7वीं 8वीं कक्षा में आ जाता है, उसकी मानसिक योग्यता भी 90% हो जाती है। अनोखा काल, बाल्यावस्था होती है भाई, अनोखा काल होता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बच्चा पहुंच गया विद्यालय में। एक में शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, यस बिल्कुल आधार रखा जाता है बच्चे को, बालक को सिखाएंगे अपन, अक्षर सिखाएंगे, जोड़ घटाना, संख्या आदि। वैचारिक क्रिया की अवस्था, भाई साहब ये घूमता है बिल्कुल वैचारिक क्रिया के तहत। गैंग एज, टोली बनाने की अवस्था, समूह में रहता है। इस उम्र में बच्चा अपनी गैंग, ये गैंग का अर्थ यहाँ टोली बनाना है, गैंग का मतलब मारना कूटना नहीं, क्योंकि ये गैंग किशोरावस्था नहीं बोलते, यहाँ गैंग का मतलब अपनी टोली के साथ समूह के साथ घूमेगा। मिथ्या परिपक्वता, अपने ही विचारों में खोया रहता है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। बच्चा सोचता है भाई मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा आदमी हूं, मैं रंगबाज हूं, मैं ये करना है, मेरे पास ये होगा, वो बिल्कुल अपने गलत विचारों में खोया रहता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, गेम एज, खेलने की आयु होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? शारीरिक और मानसिक क्रिया में स्थिरता आ जाती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती है, जानने की प्रक्रिया ज्यादा होने लगती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का भी विकास होने लगता है, क्या सच है, रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। अब देखें किशोरावस्था, तो किशोरावस्था को 2 भागों में यहां हमने बांट के आपको समझाया है। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष होती है, उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष होती है। किशोरावस्था के अन्य नाम क्या होते हैं? जीवन का कठिन काल कहते हैं। उलझन की अवस्था, भाई सबसे ज्यादा कठिन काल दुनिया का क्या होता है? किशोरावस्था होती है। इसमें बच्चे का हाई स्कूल होता है, बेचारे का इंटर होता है, बड़ा उलझन में रहता है। तो जीवन का वो कठिन काल होता है, यही वो काल होता है जब बच्चे का भविष्य निर्धारण होता है। आंधी तूफान की अवस्था, इसी में बच्चे को प्यार मोहब्बत आदि हो जाते हैं दोस्तों, और आंधी तूफान की अवस्था होती है, बच्चा करे क्या, पेपर आ गए 4 दिन के बाद अभी, तो ये सारी चीजें हो जाती। तनाव और संघर्ष की अवस्था, बच्चा थोड़ी थोड़ी बात पे स्ट्रेस देता है, उसका ईगो हर्ट होता है। ये अवस्था आप फील कीजिए जब आप थे तब। क्या समस्याओं की आयु, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होंगी, धनार्जन करना, भविष्य में क्या बनना है, पढ़ने की समस्या, घर की समस्याएं, और बच्चा इस समय घर को अपना शत्रु मानने लगता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क के आधार पर सोचने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। तीव्र विकास की अवस्था, आपने देखा होगा ये बच्चे में बहुत जल्दी से विकास होते हैं। एक 13-14 साल का बच्चा, उसे 2 साल देखो, जैसे 16 वर्ष का होता है, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, उसकी भाषा में भारीपन आ जाता है, अपनी एक अलग ही उसकी भावनाएं निकल। जीवन का स्वर्णिम काल, अरे घर वाले कहते नहीं बेटा पढ़ ले यही 4-5 साल है, हाई स्कूल इंटर हो जाएगा, अच्छा इंसान बन जाएगा, इसलिए इसको कहा गया जीवन का स्वर्णिम काल। बसंत ऋतु की अवस्था समझ गए, अभी 8 फरवरी के बाद हो जाएगा त्योहार स्टार्ट। संक्रमण परिवर्तन की अवस्था, ठीक है। व्यक्तिक अस्पष्टता की अवस्था, हाँ यहां एक नोट लिखा है, 6 से 14 वर्ष के बालक 8वीं पास कर लेता है, 14 से 18 वर्ष का बालक 12वीं पास कर लेता है। एरिक्सन महोदय कहते हैं जिस विशिष्टता का किशोर स्पष्टीकरण चाहते हैं वह कौन है, उसकी भूमिका क्या है, वह बच्चा है या वयस्क है। मतलब भाई साहब किशोर समझ ही नहीं पाया था कि वह अभी भी बच्चा है या वयस्क है, क्योंकि उसके माँ बाप जो उसके साथ व्यवहार करते हैं, एरिक्सन महोदय कहते हैं वो ऐसे करते हैं जैसे वह बच्चा हो, लेकिन वह अपने आप को व्यस्क समझने लगता है। व्यस्क का मतलब होता है 18 साल का समझने लगता है। चलें दोस्तों, व्यक्ति विशिष्टता में इन्हें एरिक्सन ने अहम विशिष्टता की समस्या कहा है। इसमें परिवर्तन की अवस्था, अच्छा किशोरावस्था की विशेषता देखिए, चौमुखी विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा किशोरावस्था में। ध्यान रखना, बुद्धि का अधिकतम विकास होगा, बुद्धि में स्थिरता आने लगती है, पूर्ण बुद्धि का विकास हो जाता है दोस्तों। बच्चे उसका शारीरिक परिवर्तन होगा, मानसिक रूप से भी प्रबल हो जाएगा, सामाजिक रूप से वो सामाजिकता आने लगती है। तुमने देखो वो छोटे बच्चे बड़ी सज धज के जाते हैं, समाज में उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, किसी की विवाह शादी अपने आप को दिखाने, भाई देखो मैं व्यक्तिगत और घनिष्ठता, यहाँ मित्रता भी। कल्पनाशील, ख्याली पुलाव सबसे ज्यादा पकते हैं किशोरावस्था में, भाई मैं बनूंगा मुकेश अंबानी, ऐसे विचार। वीर पूजा प्रवृत्ति नायक, मतलब इसमें यह देश के वीर पुरुषों के प्रति होती है, वीर प्रवृत्ति पूजा हो जाती है इसमें। आत्मसम्मान को महत्व, यहाँ महत्व है, मतलब इस उम्र में बच्चे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा दिखती है। किसी ने कुछ कह दिया तो बच्चा हो सकता है एटीट्यूड में जाए, भाई उसने मेरी इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है। विचारों में होता है मतभेद, वह अपने विचारों के आगे किसी की नहीं सुनता है, समझता हूँ, वो कहता है यार भाई मैं सही हूं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या ज्ञान।
समायोजन का अभाव, बच्चा अपने आप को इतना तीव्र परिवर्तन होता है, बाल्यावस्था में आता होता हुआ है अपने आप को समझ ही नहीं पाता, किशोर अवस्था में समायोजन करने में इस अवस्था में क्या होता है। और देखिए मानसिक स्वतंत्रता चाहता है, विद्रोह की स्थिति, बच्चा चाहता है वो आराम से पड़े पड़े खाए पिए जो मनाता हो मौज करे किशोर अवस्था में, बच्चा नहीं कह सकते किशोर चाहता, सॉरी माफ कीजिए किशोर चाहता। और विद्रोह की स्थिति, घर वाले उसे कहेंगे बेटा पढ़ ले, लेकिन पढ़ेगा नहीं, वह मन मौजी रहेगा, उसकी जैसी स्थिति होगी पढ़ने का मन करेगा पढ़ेगा, खेलने का मन करेगा खेलेगा, घूमने का मन करेगा घूमेगा, बाइक चलाने का मन करेगा भाई साहब। इस समय एक किशोर को अपने माता पिता दिखते हैं दुश्मन, शत्रु, सामाजिक स्वीकृति, वह समाज को मानने लगता है, समाज की बातों की स्वीकृति करता, स्वतंत्र सोच होती है, बागी टाइप का। बागी पिक्चर देख लेना। ईश्वर धर्म में विश्वास अविश्वास, अरे भाई विश्वास होता है, सोचिए जब आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, अभी जब सीटेट का रिजल्ट आएगा तो वो तो अभी भी हम लोगों में होता है। तो देखिए अब ईश्वर धर्म में विश्वास रखता है, मैं अभी किशोर अवस्था में हूँ, मेरी उम्र 18 से ज्यादा नहीं हुई है, तो ईश्वर धर्म में विश्वास अर्थात कहने का जब रिजल्ट आता है, बस प्रभु भगवान इस बार पास करा देना, अगली बार आपको 5 नारियल चढ़ाने हैं, और अविश्वास, गलती से बच्चे ने चढ़ा दिए 5 नारियल, किशोर ने हो गया फेल, तो उसके अंदर अविश्वास की, समाज सेवा और देशभक्ति की भावना, इस उम्र में बच्चों को फौज में जाने की, हम देश में ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, समाज सेवा, समाज में नेता बनने की अवस्था होती है। समवयस्क समूह बायना, अपने ही समान लोगों के साथ वह समूह में रहकर बैठता है। समलिंगीय व विषमलिंगीय समूह की भावना, इसी उम्र में बच्चा विषमलिंगीय मतलब लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होगा, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होगी और अपने ही ग्रुप में रहेंगे। नेतृत्व विकास, इस उम्र में बच्चे के अंदर एक नेता बनने के, लीडर, किसी भी ग्रुप को नेतृत्व करने की क्षमता। संवेगों में आ जाती परिपक्वता, कहां कब कितनी गुस्सा दिखानी, इस चीज में भी परिपक्वता आने लगती। अपनों से बिछड़ने का गम, अगर उसके साथ भाई कोई अपना बिछड़ गया तो ऐसे मुंह करेगा, फिर ऐसे करके रोएगा, है अपनों में आ जाती है क्या दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आत्मचेतना की अवस्था, ये उत्तर में होता है। व्यवसाय चुनने की चिंता, आत्मनिर्भरता, आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद, मतलब इस उम्र में बच्चा खोया रहता है, मैं यथार्थ में जो है अपने आदर्शों में खोखले आदर्शवाद। काम प्रवृत्ति, आत्म प्रेम होगा, स्वयं से बहुत प्रेम होगा। समलिंगीय प्रेम होगा, अपने घर वालों से प्रेम होगा। विषमलिंगीय प्रेम भी हो जाएगा, मतलब किसी भी लव मैरिज में पड़ गया, प्यार मोहब्बत में। चलो, देश विदेश की घटनाओं में रखेगा बालक रुचि, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, अध्ययन के प्रति गंभीरता दिखाएगा बालक। वित्तीय समस्या, मादक पदार्थों का सेवन, पहले मौज के लिए कभी एक लेगा कोको कोला है, 4 बोतल वोडका है, कभी कभी थोड़ा अफीम गांजा ले लिया, और यही मादक वो अभी शौक में करेगा, और धीरे 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 जैसे किशोरावस्था का अंत होगा, 20 साल तक स्थायित्व आ जाता है। आत्महत्या की समस्या, बच्चा हो गया डिप्रेशन में, हो गया फेल, नहीं निकला उसका NIT JEE, नहीं निकला उसका NDA का टेस्ट, हो सकता है, देखते हैं आप लोग पढ़ते हैं अखबारों में आती हैं, आज अरे बालक ने 18 वर्ष के बच्चे ने इंटर में फेल होने का कर लिया आत्महत्या, एक टेस्ट नहीं निकल पाया, नीट नहीं निकल पाई, JEE नहीं निकल पाया, IIT निकल पाई है, तो उसने बच्चे ने कर ली आत्महत्या, ऐसी चीजें आती हैं। चलो अच्छा, आइए आप फिर देखने लगा, अच्छा ये क्या, हाँ अब अभी तक मैंने बच्चों की विशेषताएं बताई, अब हम चलते हैं उनकी शारीरिक, क्या मस्तिष्क में शरीर निर्माण की प्रक्रिया जो बच्चे में होती है, अभी तक हम आपको विशेषताएं बता रहे थे। अब चलें एक देखते हैं, गर्भावस्था से ही शारीरिक विकास होता है, 14 दिन में योजना का निर्माण होता है। डिम्बावस्था होती है 2 सप्ताह से 48 से 60 दिनों तक शरीर निर्माण की प्रक्रिया होती है। 90 दिन से 9 माह तक भ्रूणावस्था होती है। बालक बालिकाओं में लिंग का जो निर्धारण होता है वह 3 माह के बाद हो जाता है। 3 से 4 माह में हृदय की धड़कन आ जाती है, मतलब यदि कोई पूछे कि बालक या बालिका का पता कब चलता है तो 3 माह के बाद आप पता लगा सकते हैं लड़की है या लड़का है। लेकिन अभी इनलीगल कर दिया गया भ्रूण हत्या को। 3 से 4 माह में हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है, मतलब 3 से 4 माह के अंतर्गत बच्चे में जान आ जाती है, उसका हृदय धड़कने लगता है, और 3वें माह में प्रारंभ ही हो जाती है। ये 3 से 4 माह औसत होता है, मतलब किसी बालक में हो सकता है 3 माह के प्रारंभ में ही धड़कन होने लगे, और हो सकता है किसी जो बच्चा अभी माँ के गर्भ में है। 5 माह में बच्चे के शिशु के अंदर आ जाते हैं 20 आंतरिक दांत। दोस्तों बिल्कुल ऐसा टॉपिक, ऐसा हमने आपको बता दिया, शायद किसी बुक में नहीं मिलेगा, कि 5 माह के अंतर्गत, जब 5 माह का होता बच्चे के गर्भावस्था में ही 20 आंतरिक दांत निकलते हैं, बाहर नहीं दिखते। अब जन्म के बाद शारीरिक विकास शैशवावस्था में होगा, बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में। शैशवावस्था में शारीरिक विकास 0 से 2 वर्ष मूल शैशवावस्था है, 0 से 5 अधिकतम होती है। शैशवावस्था में यदि विकल्प में दोनों दिया गया है तो आप 0 से 2 वर्ष टिक करेंगे, 0 से 5 नहीं, क्योंकि मूल शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष ही होती है। अब देखते हैं, नवजात की उम्र 30 दिन होती है। नवजात की लंबाई जब बच्चा पैदा होता है 19 से 20 इंच 53 सेंटीमीटर होती है। 3 माह की बालक की लंबाई 21 इंच हो जाती है।
फिलहाल ये 3 माह का बालक नहीं, फोटो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, देखिए इसको कैसे मतलब पाउडर के साथ खेल रहा था है, मोमेंटम है बढ़िया भाई। देखो इसको देखें, इसका अध्ययन मैंने काफ़ी किया, मेरा भांजा है पार्थ तिवारी जी हैं ये भाई, काफ़ी अध्ययन किया, पाउडर के साथ खेल रहे थे ये, हमने कहा चलो इनकी भी लगा दें। अच्छा ये देखो अभी दोबारा आ गए हमारे साथ हैं। चलो 5 वर्ष के बालक की लंबाई, अभी ये 5 वर्ष के भी नहीं हुए जनाब, 3 के हुए हैं, अभी इनकी शैशव अवस्था खत्म हुई है। 5 वर्ष के बालक की लंबाई होती है 101 सेंटीमीटर। नवजात का वजन होता है 3 किलोग्राम या 7 से 8 पौंड, मतलब 1 पौंड में होते हैं 400 ग्राम। इतना ध्यान रखिए दोस्तों, यदि बालक 3 किलोग्राम से ज्यादा हो गया, 3.5 4 का हो गया, अगर 4-5 किलो का हो गया तो बीमारियों से घिर जाएगा, और यदि बच्चा हुआ छोटा नेवले की तरह हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं, उसमें फिर भी बीमारियां होंगी और वृद्धि और विकास उसका सही नहीं होगा। इसलिए गर्भावस्था के दौरान मां के पोषण का ध्यान सही रखना। ये 5 वर्ष के बालक का वजन होता है 15 से 16 किलो। अगला देखें, नवजात शिशु की हृदय की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट। जब हमारी अभी अपन लोगों की भी हो जाती है कभी धक 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 कुछ हो जाएगा कांड है, मतलब पता चला पेपर दे के निकलेंगे सीटेट के बाद, और यदि क्वेश्चन अच्छे बनेंगे तो खुशी के मारे धक 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 धक, और डिप्रेशन के मारे धक 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 धक। बिल्ली की धड़कन 144 प्रति मीटर होती है, वो प्रति मिनट होती है। नवजात शिशु की श्वसन क्रिया 45 बार सांस लेता है। नवजात शिशु के सिर का वजन 350 ग्राम हो जाता है। हड्डियों की संख्या 270 होती है। आगे देखें, नवजात शिशु में मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 23% भाग होता है। नवजात शिशु में दांतों की संख्या 20 आंतरिक दांत होते हैं, बाह्य नहीं होते हैं। आंतरिक में क्यों बोल रहा हूं, याद करो जिनके घर पे हैं छोटे शिशु, कहते भाई बच्चे के दांत मीस रहे, मसूड़े मीस रहे, उसके खुजली हो रही, वो खुजली नहीं होती है भाई, अपन शहद लगा देते हैं कोई लोग हैं दांतों में, वो आंतरिक दांत होते हैं, बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे होते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, इसका कुल समय काल 7 वर्ष होता है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों ये। चलें अब आगे देखें दोस्तों, तो अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 6 से 12 वर्ष की आयु, इसका कुल समय काल कितना होता है, 7 वर्ष होता है। बाल्यावस्था के प्रारंभ के अंत में लंबाई होती है 108 कितनी 108 से 136 सेंटीमीटर, मतलब 108 होती है बाल्यावस्था की प्रारंभ में, 136 होती है बाल्यावस्था के अंत में। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था के प्रारंभ में वजन और अंत में, तो प्रारंभ में 15-16 किलोग्राम का होगा बच्चा, जब 6 साल का हो फिर 27-28 का हो जाता है अंत तक। बालिकाओं का वजन बालकों से हमेशा 3 किलोग्राम इस अवस्था में कम रहेगा। उनकी हड्डियां भी क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में हृदय की धड़कन, जब बाल्यावस्था का प्रारंभ होगा मतलब बच्चा 6 साल का होगा तो 100 मिनट होती है, और फिर जब अंत होता है 12 साल का होता है तो 85 पर मिनट हो जाती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ व अंत में श्वसन क्रिया शुरुआत में होती है दोस्तों 18, फिर होती है अंत में 20। बालक में हड्डियों की संख्या 350 जो सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था में दांतों की संख्या 28। बाल्यावस्था में सिर का वजन 9.5 से 1150 किलोग्राम हो जाता है। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का वजन जो होता है वह कुल वजन का 33% भाग होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास 13 से 19 वर्ष तक होता है, इसे टीन एज कहते हैं। शैशवावस्था के प्रारंभ व अंत में लंबाई 138, मतलब शैशवावस्था की माफ कीजिए किशोरावस्था के प्रारंभ में 138 सेंटीमीटर व अंत में 165 सेंटीमीटर होती है। किशोरावस्था के प्रारंभ व अंत में प्रारंभ में वजन 27 से 28 होता है किलो, और अंत में 47 से 48 हो जाता है। किशोरावस्था चल रही है आपकी, माफ कीजिए दोस्तों, ठीक है शायद, हाँ मैंने बता नहीं पाया यहाँ। किशोरावस्था अपन पढ़ रहे थे 13 से 19 वर्ष से टीनेज कहलाती। किशोरावस्था के प्रारंभ में जो लंबाई होती है 138 सेंटीमीटर और अंत तक 165 हो जाती है। अवस्था नहीं है, किशोरावस्था के प्रारंभ में वजन बता दिया। किशोरावस्था में श्वसन की जो क्रिया होती है 14 से 16 पर मिनट होती है। हृदय की धड़कन 72 पर मिनट होती है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 32, हड्डियों की संख्या 206 होती है। किशोरावस्था में मांसपेशियों और वजन कुल वजन का 45% होता है। किशोरावस्था में सिर का वजन 1350 किलोग्राम होता है। मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे बालक के विकास का शारीरिक विकास होता है वैसे ही गत्यात्मक विकास होने लगता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में गत्यात्मक विकास तेज गति से होता है। गत्यात्मक विकास को कभी कभी शारीरिक विकास से अलग नहीं किया जा सकता है। चलें आगे, गत्यात्मक विकास क्या भाई दोस्तों, 1 माह का बालक, सुन लीजिए, 1 माह का बालक अपने सिर को ऊपर उठा सकता है। 4 माह का बालक सहारे के साथ बैठ सकता है। 6 माह का बालक बिना सहारे के बैठ सकता है। 8 माह का बालक घुटनों के बल चलने लगता है। 10 माह का बालक सहारे के साथ खड़ा हो जाता है। 12 माह का बालक बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। 18 माह का बालक चलने लगता है। 24 माह का बालक दौड़ने लगता है। 36 माह का बालक अपने स्थान से उछल कूद करने लगता है। 5 वर्ष का बालक अपने वजन का आधा वजन उठा सकता है। 10 वर्ष का बालक अपने वजन के बराबर उठा लेता है। 18 वर्ष का बालक अपने वजन से 2 गुना वजन उठा लेता है। अर्थात कहने का मतलब, यदि बच्चा है 10 किलोग्राम का
तो वह अपना आधा वजन उठा पाएगा 5 वर्ष की अवस्था 5 किलोग्राम। और यदि बच्चा हो गया 10 साल का तो वह अपने मतलब 10 किलो वजन उठा लेगा। और यदि बच्चा हो गया 18 साल का तो वह 20 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन उसका वजन बढ़ता जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? व्यक्तिगत बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। तो व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है एक, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि व्यक्ति विभिन्नता के अंतर्गत के अनुसार ही कराए क्या अध्ययन, के भाई हर बच्चा कैसे सीखता है। करके सीखने का सिद्धांत, प्रत्येक बालक को कार्य करने की क्षमता करवानी चाहिए, वह कार्य करे, अधिक से अधिक कार्य करे। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, बच्चे को पढ़ाते समय पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चे को ऐसे पढ़ाएं जैसे कि उसके अंदर प्रेरणा जागृत हो। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ के चीजों को पढ़ाएं। रुचि का सिद्धांत, अगला देखते हैं दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के महान जॉन डीवी। वास्तविक जीवन से जुड़ी सामाजिक शिक्षा, वास्तविक जीवन से जुड़ी सामाजिक शिक्षा जो रोजगार आधारित होती है प्रगतिशील शिक्षा है। मतलब हमारे जो रियल जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है और सामाजिक जीवन से जोड़ने तो प्रगतिशील शिक्षा होती है। शिक्षा का मूल्य डिग्री पर नहीं अपितु उपयोगिता पे आधारित होता है। कोई आप शिक्षा में पीएचडी कर लीजिए भाई, उसका उपयोग नहीं है तो किस काम की हुआ है पीएचडी। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय लघु समाज है। ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है, ज्ञान की रचना करनी होती। ज्ञान प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, बताइए यदि ज्ञान प्राप्त हो जाता तो आप रुपए देकर ज्ञान को खरीद सकते थे, लेकिन ज्ञान की रचना होती है। धीरे धीरे आप रचनात्मक कला के माध्यम से ही सीखते हैं। कुछ भी हमेशा सत्य नहीं है, पर अलग अलग लोगों का सत्य भी अलग अलग होता है। मतलब आप कहें ऑलवेज कोई तुरंत बात है तो नहीं है, अलग अलग लोगों के अलग अलग सत्य होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा जीवन को ही शिक्षा मानते, जो जॉन डीवी महोदय हुआ कहते हैं भाई प्रगतिशील शिक्षा आपका जीवन ही है। प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी अमेरिका में लैब प्रोग्रेसिव विद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों आगे हम चलें, बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, प्रयोग द्वारा सीखने तथा प्रोजेक्ट द्वारा सीखने पर जोर देती है। भाई करके सीखो, प्रोजेक्ट द्वारा सीख लो। इसमें बालक की रुचि, पूर्व ज्ञान और क्षमता के अनुकूल दिखाया जाता है। अगला देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाज के रीति रिवाजों मान्यताओं को मानना ही समाजीकरण होता है, उनके अनुसार चलना ही। इसके प्रकार क्या होते हैं? प्राथमिक समाज, प्राथमिक समाज होता है परिवार, बच्चे का क्या होता है? परिवार, पास पड़ोस। द्वितीयक समाज विद्यालय तक जाता है। लिंग समाजीकरण, लिंगों के अनुसार होता है समाजीकरण। अग्रिम समाजीकरण, आगे की सोच रखने वाले। पुनः समाजीकरण, समाजीकरण के प्रमुख कारक परिवार, यह समाजीकरण का सबसे पहला कारक है, सबसे प्राथमिक और औपचारिक कारक है। यहां से बालक में आदतें, संस्कार, सम्मान, मिलजुल कर रहने की भावना है। मतलब पूर्णतः आधे से ज्यादा विकास तो परिवार से ही होता है दोस्तों बालक का। आगे चलते हैं, विद्यालय। विद्यालय समाजीकरण का पहला औपचारिक और द्वितीय महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ बालक से कार्यता, समूह भावना, आपसी लेन देन, निर्धारित समय के काम करना महत्वपूर्ण गुणों से ही सीखता है। हम उम्र बालक, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखता है। यह महान लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं, जिन्होंने जेड-पीडी का भी बात की ही थी कि भाई बालक अपने कोई कार्य कर रहा है, उसका लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है, लक्ष्य और कार्य की समस्या के बीच की दूरी जो कहलाती है क्या कहलाती? जेड-पीडी कहलाती है। मीडिया, आज के दौर में मीडिया सबसे ज्यादा हो गई। चलिए हटिए दोस्तों, हाँ ये बालक है, देखिए ये होती है किशोरावस्था। कैसे? मतलब मामा को ही ठोंके पड़े हैं। चले कुछ विधियां हैं, आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। अच्छा फिलहाल ये पूछी नहीं जाएंगी, आप एक स्क्रीनशॉट ले जाइए। खंड विधि, एमरीयूने दी, जीवन गाथा विधि, टाइनमैन की मैट्रिक्स विधि, हटाइए इनको। चले हाँ चलो सिद्धांत पढ़ लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के हैं। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग का है। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अल्फ्रेड एडलर का है। कैरॉन हॉर्ने का व्यक्ति सिद्धांत, कैरॉन हॉर्ने का। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है, इरेक्सन या इरेक्सन का हो। व्यक्तित्व का रचना सिद्धांत विलियम सैंडलर का है। व्यक्तित्व का आवश्यकता सिद्धांत हेनरी मुंडे का। शील गुण का सिद्धांत गॉर्डन ऑलपोर्टियो का है। और आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत एजे आइजेंक महोदय ने दिया। व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत आरबी कैटल का है। क्षेत्र सिद्धांत कार्ल लेविन का। आत्म सिद्धांत कार्ल रोजर्स का। संज्ञानात्मक सिद्धांत जॉर्ज केलो का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडूरा का। सहचर सिद्धांत अलेक्जेंडर पेन का है। अच्छा ये दोस्तों 100% टिक कर लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य क्या दोस्तों? शिक्षण के उद्देश्य, तो शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इनको हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हम पढ़ते चलते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को ब्लूम ने तीन प्रकार से बांटा। पहला ज्ञानात्मक, भावात्मक, बोधात्मक। पहला है ज्ञानात्मक, फिर भावनात्मक या बोधनात्मक, और तीसरा है क्रियात्मक, कौशलात्मक या चेष्टात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 6 प्रकार से किया।
कितने प्रकार से किया दोस्तों? 6 प्रकार से। पहला होता है ज्ञान, जब बच्चे में होगा ज्ञान तभी तो होगा बोध, तभी तो क्या होगा? बोध। फिर होगा बच्चे का अनुप्रयोग, उसके बाद बच्चा करेगा विश्लेषण व्याख्या, फिर बच्चे का होगा संश्लेषण, फिर होगा मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण करके ब्लूम और वॉल महोदय ने 6 प्रकार से कहा। इन्होंने कहा पहले होगा आग्रहण, फिर होगी अनुक्रिया, फिर होगा अनुमूल्यन, फिर होगा विचारना, फिर व्यवस्थित करना और चरित्र निर्माण। अगला देखते हैं दोस्तों, कौशलात्मक को इनका वर्गीकरण सिम्पसन महोदय ने 1969 में 6 प्रकार से किया। उद्दीपन होगा पहले, फिर कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत डालना। आपको सन नहीं ये टर्म्स रटने हैं। चलें, शिक्षा के स्तर होते हैं 3। स्मृति स्तर ज्ञानात्मक उद्देश्य देता हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का है, ठीक है। बोध स्तर बोधात्मक की पूर्ति करता, मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान में प्रयोग किया गया। चिंतन स्तर क्रियात्मक होता है, यह हंट ने शिक्षण प्रतिमान में दिया। स्मृति स्तर में देखिए भाई, देखिए आपको पंचपदी प्रणाली प्रस्तावना तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण, तुलनात्मक, निष्कर्ष, सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली जो है स्मृति स्तर पर है। बोध स्तर में क्या होता है? अन्वेषण होता है पहले, ये सीटेट में आ सकता है, टीईटी में 100% आते हैं। प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था करना और अभिव्यक्तिकरण। अगला है चिंतन स्तर। दोस्तों ये वीडियो जो मैं हो सकता है 31 जनवरी के बाद इसको प्राइवेट कर दूं, आप जब तक देख सकते हैं। चिंतन स्तर समस्या परिकल्पना, चिंतन, मनन, समस्या समाधान, कार्यात्मक पक्ष पर। शिक्षण के सूत्र सबसे पहले कॉमिनियस एवं एवॉर्ड ने दिए थे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण संशोधन, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभव से संगत की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, आगमन से प्रत्यय की ओर। इस क्लास के बाद दूसरी क्लास पर्यावरण की होनी है। काम तमाम पर्यावरण का 30 में 30 लिख लो दोस्तों, लीजिए, देखना ना भूले। प्रियम लग गया है। बाके बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय प्रभु हैं। और अगली क्लास में मिलते हैं पर्यावरण की जोरदार क्लास में, धमाकेदार। कम से कम आज पर्यावरण की क्लास में दोस्तों 80, 90, 100 लाइक करवाओ। इतनी धमाकेदार क्लास है दोस्तों, मतलब पूरा निचोड़ एनसीईआरटी शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर पूरा निचोड़ रख के रखा। 1.5 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूं। यदि वास्तविकता आपको लगता है मटेरियल मिलता है, सारे दोस्तों को शेयर करो। ऐसी मैराथन क्लास कि एक लेक्चर में आपको पूरा मिलेगा, और ना मिले तो आप कहना। यदि वास्तविकता में आज पहली बार कुछ कह रहा हूं, और एक उसके साथ ये मेरी YouTube क्लास में 249वां वीडियो होगा, 249वीं क्लास होगी। मैं चाहता हूं 250 क्लास होने के पहले आप उसमें जोरदार सपोर्ट करें। ये मेरा व्यक्तिगत आप लोगों से एक ओपिनियन रखा है। आगे आप सभी की मर्जी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।